बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हर संडे की तरह आज भी हम आपके साथ नावक न्यूज़ फन टाइम टॉक शो लेके हाजिर हैं। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं, मेरे दाएं तरफ काजी बाबर साहब, रहनुमा PTI, और मेरे जो इस वक्त बाएं जानब बैठे हैं अदनान सदीकी साहब, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट अटक के जनरल सेक्रेटरी हैं। आज हमारा ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह उस सारी जो हमारे एक इशू आजकल बने हुए हैं उसी भी होगा। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो काजी बाबर साहब से करना चाह रहा हूँ कि काजी बाबर साहब, माशाल्लाह आप PTI के रहनुमा हैं अटक में, और कुछ जो काम के हवाले से या इस वक्त जो एक ट्रेंड चला हुआ है, जो कुछ हुकूमत के ख़िलाफ़ नून की तरफ से भी कुछ जलसे जुलूस हो रहे हैं उस हवाले से भी, और जितना अटक के अंदर जो आपके एक यानी गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट भी जाते हैं और शायद कुछ गवर्नमेंट के हक में भी हों, वो सारी बातें आज हम काजी बाबर साहब से पूछेंगे। और बड़े सख्त सवालात हैं आज मेरे काजी बाबर साहब से। तो इब्तदा करता हूँ अपना पहला सवाल कि काजी बाबर साहब, आप ये बताइएगा कि आप PTI के जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अटक में काम जो चल रहे हैं, तरक्याती काम चल रहे हैं, या इसके अलावा जैसे जॉब्स के अभी कुछ शुरू में अभी कुछ थोड़ी जॉब्स कुछ इदारों में आई, ये दो सवालात हैं मेरे आपसे। इन पे आप हमें ये बताएं कि ये किस तरह आप इनको मैनेज कर रहे हैं या किस तरह चला रहे हैं या कितने हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। सब तो पहले तो आयशा तो बड़ी मुबारकबाद, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि इतना ज़बरदस्त सेटअप आपने यहाँ कायम किया और अटक वालों को एक बेहतरीन जो है ना आपने स्टेज फ्राहम किया जहाँ पे वो आके अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, लोगों से शेयर कर सकते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, अभी जो आपने सवाल किए है वो भर्तियों के हवाले से किए हैं, कुछ जो अभी रिसेंटली हो रही हैं। तो भाई साहब, आप खुद साफ़ी हैं और बहुत बाखबर आदमी हैं, तो आप मेरे से ज़्यादा ये जानते होंगे कि इस दफ़ा जो भर्ती की गई है इसमें टोटल मेरिट को जो है ना वो तरजीह दी गई है। हालांकि कई दोस्तों की तरफ से बड़ी कंप्लेंट भी आई जी कि आप क्लास 4 की भर्ती है तो उसमें आप क्या मेरिट रखेंगे। तो जो कुछ बताया गया था, जो पेपर इशू किया गया उस पर बताई गई जो चीज़ें, तो उसी के मुताबिक जो है ना वो भर्ती का अमल जारी है और वहाँ किसी किस्म का कोई भी सियासी असर रसूख इस्तेमाल नहीं हो रहा। और दूसरी बात जो आपने की वो कि तरक्याती काम, तो भाई साहब आपके सामने है तरक्याती काम जितने माशाल्लाह अब अटक में शुरू है। पहले शुरू के टाइम में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम था, फंड्स के हवाले भी था और कुछ और इश्यूज भी थे, लेकिन ये पिछले तकरीबन 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे MPA सैयद यावरबाज बुखारी साहब के फंड से हमने तकरीबन तमाम तहसीलों में हर जगह पे काम किया है। और सिटी में, क्योंकि मैं ज़्यादातर सिटी का वो एरिया देख रहा हूँ, तो सिटी में हमने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। वो आपके सामने तकरीबन हमारे 18 वार्ड थे। आई सब पिछली दफ़ा हमने तकरीबन 12 वार्डों में तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़्यादा का फंड जो है वो इस्तेमाल किया है। तो इंशाल्लाह अभी नया फंड हमारा पाइपलाइन में है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद इन वीक और 2 वीक्स जो है ना वो फंड भी रिलीज़ हो जाएगा। तो जो बाकी वार्ड 6 वार्ड रह गए थे और जिस वार्ड में पिछली दफ़ा हमने थोड़े कम पैसे दिए थे, इंशाल्लाह इस दफ़ा वो उनको भी कंपलसेट करेंगे और तकरीबन 7.5 करोड़ का फंड अभी यावर बुखारी साहब का रिलीज़ होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह जो मज़ीद तरक्याती काम है वो भी आपको नज़र आएंगे। जी बाबा साहब, इसमें मैं आपके साथ मज़ीद जो सवालात हैं वो भी करूँगा। ज़रूर। इससे पहले मैं अदनान सदीकी साहब से ख़ास तौर पे जो हमारे एक इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, और अटक के अंदर जो इस वक्त इसके जो SOPs के हवाले से केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो
काम कर रही है वो इनसे पूछते हैं। मेरा इनसे पहला सवाल ये है कि आप इस वक्त अटक डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर वो कोरोना वायरस के जो इस वक्त रोकथाम के लिए जो इस वक्त ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं? अगर हैं तो वो कितनी सस्ती हैं या वो कितनी महंगी हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये अदनान सिद्दीकी साहब बताइएगा कि आप इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अटक को ये कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो मेडिसिन है उनको कितना बेहतर समझते हैं कि वो इस वक्त तमाम मेडिकल स्टोर्स पे दस्तयाब हैं। सर, आप सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यूनियन के लेवल पे बुला के अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। थैंक यू। और इस सिलसिले में मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें इस वक्त जितनी कोरोना की सेकंड लेयर जो इस वक्त आई हुई है और बड़ी शिद्दत इख्तियार कर रही है, इसमें सबसे पहले मैं तमाम लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपना कोरोना SOPs जो गवर्नमेंट ने बताई नहीं है, जो पहले भी उन्होंने अडॉप्ट की थी, अभी वो दोबारा अडॉप्ट करें, क्योंकि इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की। क्योंकि लोग पहले थोड़ा सा खौफ की वजह से या उस तरह मतलब कर रहे थे, अभी लोगों ने थोड़ा सा लापरवाही का थोड़ा सा मुजाहरा देखने में आ रहा है। इस सिलसिले में फिर DC साहब ने हमसे रब्ता किया था कि हम नहीं चाहते कि लोगों के साथ, दुकानदार के साथ या किसी के साथ सख्ती की या उनके साथ सख्त किस्म का रवैया अख्तियार करें, तो आप लोग खुद इसमें हमारे साथ दें। तो हम चाहते हैं कि एक बड़े अच्छे फ्रेंडली माहौल के साथ ये चीज़ें कवर की जाएँ। तो इस सिलसिले में फिर मैंने अपनी यूनियन से रब्ता की, बुला के मीटिंग कॉल की। फिर उसमें हमने DC साहब को कहा कि हम 1 हफ्ते के लिए आपके साथ पूरा अवेयरनेस करेंगे। रोज़ाना सुबह हम मास्क फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मास्क करेंगे, जिसमें आवाम को भी दिए जाएंगे। उन्हें कोरोना के अवेयरनेस के हवाले से भी हम गाइड करते हैं। रिक्शा, गाड़ी अड्डों पे गए हैं, हमने पूरा बाज़ार विज़िट किया है, अटक का कोई बाज़ार हमने नहीं छोड़ा और आम लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाई हैं और बताया भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना जूं अब हमने कल आज जो है ना हमने जो मार्केट में हमने देखा है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें मतलब जो है ना बेहतरी आ गई है, लोगों में दोबारा अवेयरनेस ये पैदा हो चुकी है। और जहाँ पर मेडिसिन का ताल्लुक है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी मरीज़ हो गए हैं और कुछ घरों में है, कुछ अस्पताल में है, तो और जो हमारे जो क्योंकि हमारे पास तो फीडबैक पता चलता रहता है कितने पेशेंट हैं इस वक्त। बाकी जो मेडिसिन है उसमें हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब हैं, सलीम भट्ट साहब, वो बहुत अच्छे ड्रग इंस्पेक्टर हैं, बहुत इनका नाम है इस वक्त मार्केट में। उन्होंने माशाल्लाह 30 साल हो गए उनको, बड़ा अच्छा अपना एक्सपीरियंस और हमें बड़ी रहनुमाई भी दे रहे हैं और हमारे साथ वो इन टच भी हैं मेडिसिन के मामले में। इस वक्त अटक में तमाम मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कोरोना में इस्तेमाल हो रही हैं, सारी चीज़ अवेलेबल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई जो शार्ट हो। बाकी अगर किसी कंपनी की एक चीज़ नहीं है तो उसके मुतबादल दूसरी ब्रांड है, वो हमने अपने तमाम दुकानदारों को, तमाम फार्मेसीज को बताया हुआ है कि अगर आपके पास एक कंपनी की ब्रांड की चीज़ नहीं तो आप उसको मुतबादल दूसरी कंपनी की ब्रांड आप अवेलेबल करें, ताकि किसी मरीज़ को कोई मसला पेश ना आए। और कीमतें कंट्रोल करने के पहले 20 रुपए का मास्क था, अभी इस वक्त मार्केट में 10 रुपए का मास्क बिक रहा है। पहले डब्बा जो 1000 1500 अब थे, अब वो इस वक्त 200 250 220 300 इस रेशो में सेल हो रहे हैं। मतलब पहले से भी हमने कोशिश करके कंट्रोल की है काफ़ी चीज़ें और रेट हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि दिन ब दिन नीचे आए, लोगों की पहुंच में आए ये चीज़ें, लोग उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। और बाकी इसमें मेडिसिन का है, मेडिसिन भी अवेलेबल है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी कोई ऐसी चीज़ मेडिसिन शार्ट होती है या कंपनी हमें कोई नहीं दे रही होती, लाइफ सेविंग ड्रग्स में जो चीज़ें हैं वो हम बाकायदा फिर रिटर्न लेके अपने ड्रग इंस्पेक्टर साहब को देते हैं। और उन्होंने माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि जो अभी जो ड्रग इंस्पेक्टर साहब इस वक्त हैं वो उन्होंने स्पेशल एफर्ट करके वो चीज़ें अवेलेबल करवाई हैं। और पिछले कई जो 2-2 सालों से हमने एक डब्बी का चेहरा नहीं देखा था, वो अभी आना शुरू हो गई हैं और भी वो भी हमें मिल रही हैं। और इसमें इंतज़ामिया का बहुत भरपूर हमारे साथ ताउन है, बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है, इंतज़ामिया भी अपनी तरफ से कर रही है, हम भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। यानी ये जो कुछ जैसे आपने मास्क के हवाले से बात की है, ये मास्क जो हैं जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो एक आपकी बनी हुई है जी जी, तो इसमें कोई ऐसा रोल अदा कर रही है जैसे कोई मास्क है या इस तरह का कुछ सैनिटाइजर या इस तरह का कि आपकी तरफ से आवाम को
फ्री दिए जाएं ताकि वो लगाएं, उनको पता चले कि यार वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है। कोई ऐसा काम आपकी तरफ से इस वक्त जारी है? जी जी बिल्कुल, इसमें आज हमारा 6ठा दिन है। कल हमने फिर इसमें करनी है, तो कंपेन करनी है। वो हम डेली जो है ना तकरीबन 2-3 हज़ार मतलब जो है ना मार्केट में मास्क तकसीम करते हैं, और हम मुसलसल ये 6 दिन से हम कर रहे हैं, ताकि कई लोग जो नहीं खरीद सकते, नहीं ले रहे, या उनको दें, उनको बताएं, अवेयरनेस उनमें पैदा करें कि आप ये लगाएं। कई लोग जो है ना उसमें थोड़ी सी लापरवाही कर रहे होते हैं, फिर हम उन्हें बताते हैं और थोड़ा सा उनको अवेयरनेस देते हैं, तो लोगों ने अब लगाना शुरू किया हुआ। अब आप मार्केट में जाके सर्वे करें ना इस वक्त, तो लोगों ने अक्सर लगाए हुए हैं, दुकानदारों ने भी SOPs पे अमल करना शुरू कर दिया है। यूनियन का काम हमेशा होता है कि गवर्नमेंट के और दुकानदार के दरमियान में एक पुल का राब्ता कायम करना और अच्छे तरीके से उसको चलाना, मेंटेन करना, क्योंकि दोनों पार्टियां, गवर्नमेंट भी और दुकानदार भी एक दूसरे के साथ होते हैं तो मुखलिस है, कोई एक दूसरे का नुकसान करना नहीं चाहता। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि दुकानदारों पे फाइन हो या फार्मेसीज पे फाइन हो, बस ये होता है कि उसको चीज को मैनेज करना हमने किस तरीके से मतलब गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि इंसानी सेहत के लिए जो इकदाम इस वक्त किए जाए। जो छोटे मोटे फाइन होते हैं वो इसलिए होता है कि इस बंदे को एहसास दिलाया जाए। कई स्टोर ऐसे थे जिनको हमने दिया, उन्होंने वापसी पे उन्होंने नहीं किया, DC साहब ने उनको देखा, उस पे फिर उनको फाइन इसलिए किया जाता है कि उस बंदे में एहसास पैदा हो, ना कि उसे कोई जुर्माना करने का मकसद ये होता है कि इसको सजा देना या इसकी जेब से पैसे निकालना। वो थोड़ा सा एक गलती का एहसास दिलाना होता है कि वो थोड़ा इस चीज पे अमल करें, सख्ती से अमल करें। बाकी हमने अब जो हमारी यूनियन है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अटक में, तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। हमारे सदर साहब भी हैं और हमारे सरपरस्त आला हाजी जावेद साहब हैं, सदर साहब असगर साहब हैं। हम ये 3 बंदे डेली हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। बाकी स्टोरों वाले भी हमारे साथ होते हैं। इसके साथ साथ हम जो है ना अपनी तहसील लेवल पे भी कर रहे हैं, दूसरे शहरों में भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो दूसरी यूनियंस हैं, जंड में, फतेहजंग में, पिंडीगेब में, हजरों में, इसमें कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग भी इस हमारे साथ इस कैंपेन में शामिल हों, और वो लोग भी अपने अपने इंतज़ामिया के साथ मिलकर और ख़ुद भी वो कर रहे हैं, और इंतज़ामिया के साथ मिलकर वो भी इसको मुहिम को चला रहे हैं, साथ साथ वो अपने हिसाब से। और माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी तरफ से। ये साथ साथ मैं आपसे इस पर डिस्कस करता रहूँगा। अब मेरा अगला जो इस वक्त सवाल है वो काजी बाबर साहब से। काजी बाबर साहब, आपने मेरे पहले सवाल का जवाब दिया कि यहाँ पे जो इस वक्त भर्तियाँ हो रही हैं, एक मेरिट रखा गया और मेरिट के ऊपर होंगी और सियासी मदाखलत नहीं होगी। तो जो सियासी मदाखलत नहीं होगी उसका कुछ मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही कि जब मेरिट रखा गया तो मेरिट का एक क्राइटेरिया है कि वो क्लास 4 के लिए आपने मिडल रखी है, प्राइमरी एजुकेशन रखी है, यानी मिडल है, कोई भी इस तरह का एक आपने मैट्रिक से लेके प्राइमरी तक अगर रखी है, तो उससे अबाव अगर कोई आ जाता है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? भाई साहब, बेरोज़गारी तो खैर इस मुल्क का एक बहुत बड़ा इशू है, आप सही कह रहे हो, और ये चीज़ तो हर जगह पे हम लोग फेस कर रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ पे नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान में आप जहाँ भी कोई वैकेंसीज आती हैं तो अगर मैट्रिक की डिमांड की जाती है तो FA BA और इवन के मतलब है मास्टर किए हुए लोग भी पहुँच जाते हैं। तो इंशाल्लाह बेरोज़गारी के हवाले से तो खान साहब कह चुके हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत ज़्यादा नौकरियां अभी गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में, खैर आपके सामने वो फिर आगे गुफ्तगू होगी तो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ज़रूर। फैसलाबाद की सूरत हाल आपके सामने है, सियालकोट की सूरत हाल ऐसी है कि आपको पता चल गया कि अभी इंडस्ट्री को उधर दोबारा से चालू कर दिया गया है। तो वो 50,000 जो बंद थी सियालकोट और इसमें फैसलाबाद में टेक्सटाइल, वो अभी बहाल हो गई हैं और अब उनको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही। तो इसी तरह इंशाल्लाह गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत जल्द, बल्कि अभी आ भी रही हैं, आप भी देख रहे हैं, आए दिन अखबारात में इश्तिहार वगैरह आए रहते हैं। तो बाकी ऐसा ये है कि वो उसके ऊपर क्वालिफिकेशन दर्ज है, उस पर बताया गया है कि जी हमें मैट्रिक चाहिए या मिडिल चाहिए, और उसकी एज भी मेंशन कर दी गई है कि उसकी एज 40 तक होनी चाहिए। तो फिर वो उस हिसाब से जो जिम्मेदारान हैं, जो जिनके ज़िम्मे ये चीज़ लगाई गई है, जो इंतज़ामिया बैठी है, तो वो बेटर मतलब इस पर अपनी राय दे सकते हैं। तो वो इन सारी चीज़ों को देखभाल की करेंगे
क्योंकि उन्हें पता है अब जो गवर्नमेंट है वो उस तरह नहीं है कि पहले वो फ़ोन कॉल चली जाती थी और आप भी इसी शहर में रहते हैं, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, वक्त तो गुजर गया है, लेकिन नाम लेना मुनासिब नहीं लगता। उसी तरह ये एक सवाल था कि पहले जब कोई जॉब्स निकलती थी बाकायदा एक पूरी 100, 500, 200 जो भी सीटें होती थी, 10 सीटें होती थी, एक लिस्ट बन के जाती थी कि ये बंदे रखने हैं। अब अगर आपने क्लास 4 की जो जॉब्स इस वक्त इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं, उन पे टेस्ट वगैरह भी सारे क्लियर हो चुके हैं, अब कुछ उसमें आ रहा है कि वो साथ साथ उनकी अपॉइंटमेंट का कुछ अमल जारी है। मेरा सिर्फ आपसे मकसद ये था कि अगर क्लास 4 के लिए प्राइमरी से मैट्रिक रखा गया है तो क्या उसमें अगर FA लेवल का FSc, BSc, MSc, MPhil, PhD तक भी लोग आ रहे हैं तो क्या वो उनको रखा जाएगा या नहीं, सिर्फ मैट्रिक तक ही रखा जाएगा? जी, पॉलिसी तो ये है कि मैट्रिक तक ही रखा जाएगा और जो जिम्मेदारान हैं उन्हें टोटली फ्री हैंड दिया गया है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जहाँ पे बेज़ाब्तगी हमें कोई नज़र आई या कोई शिकायत आई तो इंशाल्लाह उसका अजाला ज़रूर होगा। उम्मीद नहीं है कि इस तरह की कोई कंप्लेंट आए, अभी तक तो कोई नहीं आई। और आपने मेरे ख्याल में कुछ मॉनिटर किया भी होगा, देखा भी होगा, अभी पिछले दिनों पुलिस की भी कुछ भर्ती हुई है तो आपने देखा है कितना फेयर सारे टेस्ट वगैरह लिए गए हैं, ऊपर कैमरे लगे हुए थे, साहिबान खुद उधर मौजूद थे, इंतज़ामिया सारी मौजूद थी। तो अभी तक तो ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई और उम्मीद नहीं है कि इंशाल्लाह इस तरह की कोई कंप्लेंट PTI की गवर्नमेंट में उम्मीद नहीं है कि आएगी। इंशाल्लाह अल्लाह करे जी, हमारी दुआ है कि ऐसा हो भी नहीं, किसी का हक ना मारा जाए, जो हकदार है उस तक उसका हक पहुंचना चाहिए। मेरा जो दूसरा सवाल था मैंने आपसे किया था वो ये था कि जो तरक्याती काम है अटक में, जैसे आपने कहा जी कि काफ़ी करोड़ों रुपए ला रहे हैं हम, कुछ लग चुके हैं, कुछ मज़ीद भी ला रहे हैं, जहाँ पे कुछ कम खर्च हुआ था वहाँ ज़्यादा करेंगे। तो इस वक्त मेरा जो सवाल बनता है आपसे कि देखिए गलियों की, नालियों की, ये एक बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट अटक लेवल की सियासत है और ये मैं समझता हूँ कि अटक की इंतज़ामिया को करनी चाहिए, ना कि एक MNA, एक MPA या मिनिस्टर लेवल की ये कोई ऐसी सियासत है। ये लोकल सियासत है, वो लोकल बंदा बेहतर समझता है कि इस इलाके में क्या चीज़ ज़रूरी है, इस मोहल्ले में क्या चीज़ ज़रूरी है, इस मोहल्ले में क्या ये मेरी समझ से बालातर है कि इसमें MNA या MPA वो इन्वॉल्व हो रहे हैं कि ये गली बन रही है या ये नाली बन रही है। अच्छा, ऐसा है कि आप माशाल्लाह बहुत अवेयर है मेरे ख्याल में इन चीज़ों से। ऐसा नहीं है, आपको शायद कहीं से गलत मालूमात मिली है। MNA और MPA के पास वैसे तो लोग अपने मसाइल लेके जाते हैं तो फिर वहाँ ये भी डिस्कस हो जाता है, ये बात भी हो जाती है जी मेरी गली ख़राब है, वो मेहरबानी करो जी सानू गली पा के दो, साड़ी गली सीवरेज नहीं बड़ा मसला बना है। ये तो चीज़ें फिर चलती हैं ना सर। पॉलिटिकल बंदा जब बैठा है ऑफिस में तो हर किस्म का बंदा आएगा, वो अपनी हर किस्म की डिमांड बताएगा, लेकिन हमारा जो तरीकाकार है सब अगर आप उसको थोड़ा सा फॉलो अप कर लें तो इंशाल्लाह आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम लोग जो लोकल लोग हैं ना सर, मैंने आपको पहले बताया हमारे पास 18 वार्ड है, तो हमने क्या किया कि 18 वार्ड में जो भी उस हल्के के उस वार्ड के जो लोग हैं उनके साथ पहले हम एक मीटिंग करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके पास जाते हैं। और ये यावर साहब नहीं कर रहे, ठीक है, यावर साहब की हिदायत पे बहरहाल मैं उधर चले जाता हूँ, हमारे और दोस्त हैं PTI के जो, और हर जगह पे हमारे जिम्मेदारान भी मौजूद हैं। हम उनसे मशावरत करते हैं, जाकर उनके पास बैठते हैं, उनसे पूछते हैं भाई आपके इश्यूज़ क्या हैं, वो हमें बताते हैं ये हमारी गली है, ये हमारी पुली है, ये हमारी सीवरेज का इशू है, या कोई भी जो उनका उधर लोकल मसला है। तो वो फिर जाके हम देखते हैं, उनके साथ बातचीत करके फिर मतलब उसका एस्टिमेट बनाते हैं, फिर उनके लिए एक मखसूस फ़ंड मुख्तस करते हैं कि यार ये इतने पैसों का काम है, अभी हमारे पास इतने पैसे हैं, हम आपका इतना काम कर सकते हैं और बाकी इंशाल्लाह फिर आइंदा कर देंगे। तो यही प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया है पूरे 18 वार्डों में सर। आप बेशक वार्ड बाई वार्ड घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या यावर साहब की टीम आपके पास आई थी, आपसे मिले हैं, वो आपसे कोई इनपुट लिए है। तो हम लोकल जो लोग हैं, अहले मोहल्ला, अहले इलाका, उनकी मशावरत से ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से किसी गली को दे दें और किसी का MPA साहब ने कह दिया या MNA साहब ने कह दिया। वो 12 लोग आते हैं, उधर बातचीत होती है, नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, अच्छा जी चले देख लेंगे, लेकिन फिर टोटली हम उसको जाके मोहल्ले में विजिट करके जो प्रायोरिटी पे काम होता है, जो सबके फ़ायदे के लिए है, उसको हम चाहते हैं कि पहले पाए तकमील पहुँचाया जाए और उसके बाद जो छोटे मोटे इशू हैं उनको भी ज़रूर देखते हैं। ये किसी हद तक तो चले, मैं आपकी बात को
तस्लीम किसी हद तक, यानी वो कर लेता हूँ। लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं कि वो जैसे एक कोई भी मोहल्ला है तो वो यावर साहब के करीब है बंदा, तो उस मोहल्ले में तो काम तकरीबन होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उस मोहल्ले में नहीं होने चाहिए, वो भी अटक शहर का मोहल्ला है, हमारा शहर है, जहाँ भी काम होंगे हमें खुशी होगी। लेकिन एक गली जहाँ पे कुछ बनी हुई है वो टूटी हुई है, लेकिन चले कुछ गुजारा कर रही है। एक मोहल्ला ऐसा है जहाँ पे गली है ही नहीं, वहाँ पे जो पानी के पाइपलाइन की वो एक वाटर सप्लाई की स्कीम अगर ज़रूरी है तो वो लगनी चाहिए। इसी तरह वहाँ पे अगर कोई उसमें गैस का या बिजली का कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो वो हल होना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ इतना काम नहीं हो रहा, जहाँ पे ऑलरेडी पहले कुछ चीज़ें मौजूद हैं वहाँ वो सारी चीज़ें दी जा रही हैं। ये तफरीक कुछ मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा ऐसा वैसे ना प्रोग्राम के बाद आप मुझे निशानदेही कर दें, आप मुझे बताएं कि इस हल्के में या इस वार्ड में ऐसा हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो आपकी जो शिकायत है मैं उसको दूर करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इन सारे कामों को देख रहा हूँ ना, ये मेरे पास ही है ऑलरेडी, तो मैं 1 बाई 1 हर महल्ले का विजिट करता हूँ, वहाँ के ज़िम्मेदारान से मिलता हूँ, उनकी मशावरत से उनसे पूछ के ही हम आगे स्टेप उठाते हैं। बहरहाल अगर कोई ऐसी एक आध कंप्लेंट आपके पास आ गई तो इंशाल्लाह आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह उस पर रिव्यू करेंगे जी, इंशाल्लाह आपकी शिकायत दूर करेंगे। अगर कोई ऐसी बात है, मेरे नॉलेज में अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, डिस्कस ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो इस वक्त मेरा अगला जो सवाल है वो अदनान सदीकी साहब से है कि अदनान सदीकी साहब आप ये बताएं कि इस वक्त जो कोरोना की कुछ मेडिसन जो मेडिकल स्टोर पे आपके अवेलेबल हैं, क्या आया वो गरीब की पहुंच तक हैं कि वो अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी को ऐसा कोई टेस्ट करवाने के बाद कोई पॉजिटिव केस आ जाता है तो वो शख्स कोरोना की इस वक्त जो भी अदवायत आपके उस पर अवेलेबल है स्टोर पे तो वो आसानी से ख़रीद सकेगा? क्योंकि मेरे सुनने में ये आ रहा है कि इंजेक्शन या इसकी कुछ इस तरह की मेडिसन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है कि वो उसकी ख़रीद से बाहर है। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, एक तो डेक्सामेथासोन है, जो आम जो इस वक्त चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एज़िथ्रोमाइसिन है, पैरास्टामोल है और डेक्सामेथासोन है। ठीक है, ये कोई इतनी महंगी मेडिसिन नहीं है कि कोई बंदा इसको अफोर्ड ना कर सके। ये एक रीज़नेबल प्राइस में है और ये सरकारी हॉस्पिटल से भी मिल जाती हैं, बआसानी मिल जाती हैं, मार्केट में भी इसमें कम कीमत में है। बाकी कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसमें गवर्नमेंट ने हमें, इंतज़ामिया ने हमें कहा हुआ है कि हम बल्कि हम खुद भी अपने तमाम मेडिकल स्टोर्स को कहा है कि उसमें देखें जो पेशेंट नहीं खरीद सकता उसको आप फ्री ऑफ कास्ट उसकी हेल्प करें। जहाँ तक अगर देखें उसके पास कुछ ऐसे काम है उसको अकोमोडेट कर दें, या उसको नहीं खरीद सकता तो उसको आप उसको फ्री में दे दें। ठीक है, या उसके ऊपर कोई डिस्काउंट कर दें, जिस तरह हो सकता है एक पेशेंट के साथ वहाँ पे उसको फैसिलिटेट किया जाए। बाकी इसमें अभी कोई ऐसी खास मतलब जो है ना महंगी मेडिसिन नहीं है जिसको कोई ना कोई अफोर्ड ना कर सके। बाकी इसमें जो अभी इंजेक्शन आ रहे हैं मार्केट में, तो पहले जो कोरोना की पहली लहर के दौरान जो मेडिसिन थे, इंजेक्शन थे, जिनकी कीमतें ज़्यादा थी, 60,000 65,000 रुपये कीमत थी, और उस वक्त वो ब्लैक भी होते रहे हैं। उस वक्त भी हमने कोशिश करके पिंडी तक लोगों को वो मैंने अपनी ओरिजिनल प्राइस में दिलवाए थे। और जो है ना उसके बाद यहाँ अटक में भी वो इंजेक्शन हमने अवेलेबल कर लिए हैं। इस वक्त जो कीमत है उनकी बहुत रीज़नेबल है, कम कीमत में है, और इंशाल्लाह जो कीमत जो आप इस वक्त कम कीमत कह रहे हैं वो एक इंजेक्शन है, तो उसकी कम कीमत इस वक्त कितनी है? उसमें जो है सब कीमत है उसकी तकरीबन 5,500 रुपये कीमत है एक इंजेक्शन की। एक इंजेक्शन एक इंजेक्शन की कीमत। तो एक पेशेंट को जो पॉजिटिव केस आ जाता है जी, तो उसको ये कितने इंजेक्शन लगते हैं? ये 6 इंजेक्शन लगते हैं उसमें। पहले दिन 2 इंजेक्शन, 5 दिन का ट्रीटमेंट होता है, वो भी डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है, फिर उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज होता है, वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। ये सेल्फ मेडिकेशन में नहीं आ सकता, तो और वो भी फिर डॉक्टर उसको देखते हैं, फिर उसको करवा देते हैं। बाकी जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे इसको परचेज कर रही है और पेशेंट्स को लगा रही है।
ये जो हमारे पास मार्केट में आया है, जो अभी कंपनीज ने अवेलेबल किया है, ये है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बाज़ दफ़ा इस तरह के अभी भी हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं, वहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए बेड ही नहीं है, और ऐसे पेशेंट्स को फिर वो प्राइवेट अस्पताल फैसिलिटाइज कर रहे हैं, उनको अपने पास उन्होंने करके उनको सर्विसेज दे रहे हैं। तो उसके लिए, क्योंकि जब तक वो गवर्नमेंट के अस्पताल में पेशेंट नहीं होगा, अगर बाहर का, तो उसके लिए मसला हो जाता है कि वो उसको परचेज कहाँ से करे, और फिर उनके लिए, उनकी सहूलत के लिए ये मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, मेडिसिन इंजेक्शन हो गया। पहले ये मसला था कि ये पहले लाहौर या पिंडी या उधर पेशेंट को दौड़ने की बजाय, वहाँ से लाने की बजाय, अब अटक में यहाँ पे इंजेक्शन अवेलेबल है, और पेशेंट इंशाल्लाह जो है ना उसको हम अवेलेबल करते हैं और उनको दे रहे हैं, वो लग भी रहे हैं, और इनका पेशेंट इससे सेहतयाब हो भी चुके हैं, और ट्रीटमेंट उनका जारी है, यहाँ पे अटक में हो रहे हैं ट्रीटमेंट, और इंशाल्लाह बेहतर है, और हालात कंट्रोल में, ऐसे नहीं है कि हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं या मेडिसिन शॉर्ट हो चुकी हैं, ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। और इंशाल्लाह हमारे पास भी स्टाफ मौजूद है, और कंपनीज भी इसमें सिलसिले में ताउन कर रही हैं, और इंतज़ामिया डेली मतलब उस पर हमसे इसका बैकअप भी ले रही हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल शॉर्ट है, कौन सी नहीं है, कौन सी अवेलेबल है, जो इसमें जितनी मेडिसिन है ना 5-6 किस्म की यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाँ जो जी, डिस्ट्रिक्ट पूरा इंतजामिया वो सपोर्ट आपको सपोर्ट कर रही है। हाँ जी, इसमें मैं सबसे पहले जो हमारे डीसी साहब हैं वो इसमें रोज़ाना उनसे कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये नीचे जितना स्टाफ है वो मतलब जो है ना हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं या और इसमें जितने भी अमला है वो पूरा हमसे डेली मतलब बुनियाद पे वो हमसे हेल्थ डिपार्टमेंट आपके हाँ, साथ जी। उनकी पूरी अटैचमेंट है, और इंशाल्लाह भी ऐसा इस वक्त कोई पैनिक क्रिएट नहीं है शहर के अंदर कि कोई चीज़ें शॉर्ट हैं, नहीं मिल रही हैं, कोई वो हंगामी सूरत है या कोई इस किस्म की परेशानी का मसला है, कोई ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह ये बीमारी जो आई हुई है वो उसको हमने अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसका यही है कि SOPs पे तमाम लोग अमल करें और इसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, हो भी रही है। बाकी ममालिक के मुकाबले में देखें तो पाकिस्तान में रेशो बहुत कम रही है इसकी डेथ्स की, बाकी ममालिक के मुकाबले में। यूरोप में आप देख लें या चाइना में आप देख लें, जिस तरह उनके लाखों के हिसाब से बंदे फौत में उसके मुकाबले में पाकिस्तान में बहुत कम रही है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी ये बेहतर होगा। बड़ी अच्छे अल्फाज आपने कहे कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा जी। और पहले की बनस्बत केसेस काफ़ी कम थे और इंशाल्लाह कोशिश की जाए तो ये केसेस मज़ीद बढ़ने से भी रोक सकते हैं। तो मैं इस वक्त एक शॉर्ट ब्रेक लेना चाह रहा हूँ। शॉर्ट ब्रेक से मेरी ये मुराद है कि हम कहीं जा नहीं रहे। अपने एक आज जो इस वक्त हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं हिकमत खान आमान, उनका सॉन्ग सुनते हैं। और इस वक्त मेरे जो मेहमान बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी सी हमें इस वक्त इन चीज़ों की भी ज़रूरत है कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ हेल्थ के भी काम हों, तरक्याती काम भी हों और साथ साथ इंटरटेनमेंट जो है वो भी चलती रहे। तो चलते हैं हिकमत खान अवान की तरफ। जी हिकमत खान अवान साहब, हमें कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाएं कि हमारे इस वक्त मेहमान भी खुश हो। जी सोहना दूजा दिल दा डाढा तेतरी झलक दिल भी उथई वे कौन घता दर तेरे ते जा भी वकीला बिना तेला बाज न बलण मुशाला अते दर्दा बाज न आई
की होया तुसा बोलण छड़िए ते असा वेखणी छड़ना ना सकू इंज न सताया कर वे प्यार जो करदा है ओ वत मिलन तया कर मुखड़े ते खिलदे गुलाब सदके हाय मुखड़े ते खिलदे गुलाब सदके नैना बिच डुलदी शराब सदके मेरे दिल मस्ती च डोले सुनिया मेरे दिल मस्ती च डोले सुनिया मिठिया तो मिठे तेरे बोल सुनिया मिठिया तो मिठे तेरे बोल सुनिया अल्लाह दी अमान मेरा ढोल सुनिया अल्लाह दी अमान मेरा ढोल सुनिया मिठिया तो मिठे तेरे बोल सुनिया मिठिया तो मिठे तेरे बोल सुनिया सोने तई अंदाज वक्रे किथों सिक्के सोने तई अंदाज वक्रे सोने दा मान मेरा ढोल सुनिया सोने दा मान मेरा ढोल सुनिया मिठिया तो मिठे तेरे बोल सुनिया मिठिया तो मिठे तेरे बोल सुनिया लगदा मत्थे उत्ते हाय मत्थे उत्ते बड़ा चंगा वटे लगदा गुस्सियां तो वधी ओदा नूर वगदा हाय गुस्सियां तो वधी ओदा नूर वगदा गल मेरी मन मेरी जान सुनियो गल मेरी मन मेरी जान सुनियो मिठिया तो मिठे तेरे बोल सुनिया मिठिया तो मिठे तेरे बोल सुनिया सबे गल्लां सच्चियां ढोलदा सबे गल्लां सच्चियां गिला ढोलदा इयो गल खांदी पैरां नाल बोलदा इयो गल खांदी पैरां नाल बोलदा नैना बिच ज़हर ते ना बोल सुनिया नैना बिच ज़हर ते ना बोल सुनिया मिठिया तो मिठे तेरे बोल सुनिया मिठिया तो मिठे तेरे बोल सुनिया गोरी गोरी खूब काली जान ढोलना
जुल्फां दे ना ढोलना बाके बाके नैन गोल गोल सोनिया बाके बाके नैन गोल गोल सोनिया मिठिया तो मिठे तेरे बोल सोनिया मिठिया तो मिठे तेरे बोल सोनिया अल्लाह दी अमान मेरा ढोल सोनिया अल्लाह दी अमान मेरा ढोल सोनिया मिठिया तो मिठे तेरे बोल सोनिया मिठिया तो मिठे तेरे बोल सोनिया। कम बैक नाजरीन, सॉन्ग हिकमत खान अमान ने हमें सुनाया और हम तो सुन के बड़ा एक वो मेरे मेहमान भी साथ साथ सुन रहे थे। सांवल मार मुकाया। इस वक्त मैं अपने जो बाबर काजी साहब बैठे हैं हमारे मेहमान, इनसे पूछता हूँ कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा? सॉन्ग तो बड़ा ज़बरदस्त था। मेरे ख्याल में इनको यूँ गाना चाहिए था कि खान मार मुकाया। तो बहरहाल हिकमत साहब तो हमारे अटक की शान है जी, और बहुत बड़ा नाम है और बड़ा टाइम इन्होंने माशाल्लाह रियाजत की है और ये नाम पैदा किया है। तो वेल डन जी हिकमत भाई, बहुत अच्छे। जी अदनान सदीकी साहब, सांवल मार मुकाया कैसा लगा सर आपको? माशाल्लाह जी बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया इन्होंने और जो है ना इतनी बात और प्रोग्राम के दरमियान में एक रिफ्रेशमेंट से बिल्कुल बंदा दोबारा चार्ज हो जाता है। तो इनका माशाल्लाह गाना सुन के हम दोबारा से नए से ये नहीं आप चार्ज हो गए, इसका मतलब है कि मैं वो सख्त सवालात इंशाल्लाह भी आपसे शुरू करूँगा। और मेरा यही इस वक्त सख्त सा सवाल जो है वो काजी बाबर साहब से है कि काजी बाबर साहब, जैसे आपने कहा जी कि भर्तियाँ मेरिट पे होंगी, काम मेरिट पे होंगे, गलियाँ नालियाँ ये जो इस वक्त तरक्याती काम है, ये गलियाँ नालियाँ ये बनती रहेंगी, टूटती भी रहेंगी, चलती भी रहेंगी, लेकिन एक सबसे बड़ा हमारे अटक का जो इशू है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हमारा कोई भी नहीं। तो यहाँ पे अगर कुछ अटक में आपकी जमात अगर सोचे कि यार इस अटक के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन कोई अगर बन जाए तो वो अटक के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा, क्योंकि मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इस वक्त तक इसमें कोई ऐसा काम आपकी पार्टी यहाँ पे कर रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने, और काश के इससे पहले हुकूमत करने वाले लोगों से भी ये सवाल किया जाता। तो लेकिन बहरहाल हम जवाब के लिए हाजिर हैं जी। और ये पहली हुकूमत है, पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमने इस बात पे काफ़ी ज़ोर दिया है अपनी लीडरशिप को भी। और यावर साहब के साथ पिछली दफ़ा जब मीटिंग एक हो रही थी उसमें ये बातचीत हुई है कि इंशाल्लाह हटियाँ का जो पॉइंट है वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल जोन का प्लान बनाया जा रहा है। तो वो इंशाल्लाह पाइपलाइन में है, ज़रूर है, हम उसके लिए पूरी एफर्ट करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही आपको एक अच्छी खबर मिलेगी इस हवाले से। ऐसा देखें, अटक का एक प्रॉब्लम रहा है, बंदे तो यहाँ बड़े नामवार किस्म के पैदा हुए और बड़ा नाम उन्होंने कमाया सियासत में, लेकिन शायद वो अटक को उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। जो आवाम की डिमांड थी या रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो सकी। इंशाल्लाह हमारी अभी नई गवर्नमेंट थी, पहले साल में बहुत सारे इश्यूज प्रॉब्लम थे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह चीज़ें लाइन अप होना शुरू हो गई हैं। तो अभी आपके सामने अब हम एक हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड के नाम से जो है वो 5 अरब का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अटक शहर में ही शुरू हो रहा है। फिर हमने आपको 3 रोड दिए हैं सर, हाजी शाह वाला रोड हम डबल कर रहे हैं, और मिर्ज़ा गांव तक जो रोड जा रही है वो सजवाल से गुजर के वो सारी रोड इंशाल्लाह डबल होगी। इस तरह मतलब है ये जो गिदड़ चौक वाला मसला था ये एक बड़ा इशू था, लोगों को बड़े मसाइल थे इधर रोड के, तो ये भी हम शीमबाग तक डबल कर रहे हैं। इस तरह ठीकरियाँ और कामरा वाला जो रोड है उसकी भी मतलब है सेंक्शंस हो चुकी हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। ये ठीकरियाँ कामरा वाला जो रोड जो कामरा से अंदर सेंटर से जो रास्ता जाता है या मेन रोड से आप करेंगे? नहीं, ये जो सेंटर से रास्ता जा रहा है इंशाल्लाह इसको जाके मिलाएंगे हम जी मेन रोड से जो जीटी रोड है उसके साथ।
तो वो पाइपलाइन में इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये सारे काम शुरू होते नजर आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा अगर पहली गवर्नमेंटों ने डाला होता तो हमें बहुत आसानी होती है, हमें बिल्कुल शुरू से करना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, अगले भी 5 साल हमारी हैं, जिंदगी रही तो खान साहब भी होंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों की मोहब्बत और अहले अटक का तामन रहा तो इंशाल्लाह ये जो जितने काम हम आपको बता रहे हैं इससे कई ज्यादा काम हमारे पास हैं, हमारी पाइपलाइन में हैं, हमारी थॉट्स में हैं। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, काम आप साथ साथ एक लफ्ज कह रहे हैं कि पाइपलाइन से बाहर भी निकाले ना सर ऐसे पाइपलाइन से बाहर निकल रहे हैं ना। अभी आपने पिछले दिनों आपने देखा था वो मदर एंड चाइल्ड का इफ्तिताह भी हुआ है, उधर हमारी मिनिस्टर साहबा भी आई थी, तो सारी चीज़ें आपके इल्म है ना। फिर अभी आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए, उनको आपने देखा है फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे हमने शेयर की हैं चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें जब पाइपलाइन से कुछ जो बाहर आई हैं वो हमने आपको बता दी हैं, और जो अभी पाइपलाइन में वो बताने का मकसद इतना ही है कि वो उन पे हम सोच रहे हैं, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जद्दोजहद जारी है। चाह रहे हैं आपके जैसे वो उनको पाइपलाइन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखे ना फंड पे ही मुनसर है ना सर। आपको गवर्नमेंट की सूरत हाल का सारा पता है सर जी। इस मुल्क के साथ क्या किया गया, पंजाब के साथ क्या किया गया, क्या करते रही है पिछली गवर्नमेंट नून लीग ने, क्या रवैया अख्तियार किया, वो सारा कुछ आपके इल्म में है सर। उन्होंने इस मुल्क को बर्बाद करके हमारे वाले कर दिया। आप कहते हैं इसको जोड़ो। सर मुझे ये कांच की एक प्लेट थी, वो शायद आपने एक देखा भी होगा, बड़ा जबरदस्त उस बंदे ने एक्सप्लेन किया था कि वो कांच की प्लेट तोड़ते हैं और कहते हैं कि ये इस तरह तोड़ के खान साहब के हवाले कर दिया, अब कह रहे हैं इसको जोड़ के दिखाओ। तो 70 साल में तोड़ा है भाईजान, आप कह रहे हो 7 दिन में हमें जोड़ के दिखा दो, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा बात यह है कि अभी कल मरियम बीबी साहबा बोल रही थी स्टेज पे, मैं सुन रहा था उनको, तो 36 अरब का कर्जा चढ़ा के, 36 अरब डॉलर का सर, 37 ट्रिलियन का तजारती खसारा दे के सर जी, 1300 अरब डॉलर का गर्दिशी कर्जा दे के, 100 अरब डॉलर का हमारे ऊपर इजाफी बोझ डाल के आज हमें लोग लेक्चर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये चोर हैं और इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। सर जी इस मुल्क को पिछले 30-35 सालों में नून लीग और पीपीपी ने मिलकर जो बर्बाद किया है उसको संवरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और लग रहा है आप देख रहे हैं हम उसको बेहतरी की तरफ ला रहे हैं। हमारा गर्दिशी कर्जा खत्म हो गया। खान साहब आवाम के लिए, लोगों के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग हो रही है, वो चीजें ग्राउंड में भी नजर आ रही हैं आपको। अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं आपको बारी बारी बता भी देता हूँ। नहीं वो तो खैर आप जैसे कह रहे हैं खान साहब का जो स्पीच होती है या जहाँ भी उनका एक वो कर्जे के हवाले से ये चीज़ें पीपी गवर्नमेंट करके गई, नून लीग करके गई। अब जस्ट आपने कल का जलसा देखा होगा कि अगर इस वक्त वो कुछ अच्छे काम करके गए होते तो इस वक्त उनका जलसा ही लाहौर वाला, मीनार पाकिस्तान वाला फ्लॉप ना होता। वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई, जैसे वो अचकजई साहब हैं कि वो पंजाब के ऊपर एक ऐसा लेबल लगा के चले गए कि मुझे इस वक्त बस मैं तो यही कहूँगा कि कुदरत की तरफ से अल्लाह पाक का उनके ऊपर एक अजाब नाज़िल हुआ है। अल्लाह पाक उनको नेकी की हदायत दे, अच्छे काम करने की हदायत दे और आवाम के लिए सोचने की अल्लाह ताला उनको हिम्मत और तौफीक दे। हम लोग तो दुआ ही कर सकते हैं। ये एक ऐसा उनका था जो एक अल्फाज उनके ज़बान से निकले, इनसे पूरे पंजाब की दिल आज़ारी हुई। इस बारे में ऐसा वो उनकी ज़बान से नहीं निकले, वो उनके दिल के अल्फाज थे। ये पीडीएम जो है सर जी, इनका पूरा एजेंडा जो है वो अगयार का है। ये अपनी ज़ाती जो अना है और जो ज़ाती इनका पैसा है, जो लूट मार है, जो इनकी करप्शन है, जो इनकी बेईमानियाँ हैं, उसको छुपाने के लिए उसको लोगों में ये चीज़ें फैला रहे हैं कि यार हम आपके बड़े खैरख्वाह हैं, हम आएंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। भाईजान पहले तो आप ये जवाब देना। अभी ये एक शहजादा खड़ी होगी, एक शहजादी उधर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए पिछले 35 साल आप ही इस गवर्नमेंट में थे, आप ही हुक्मरान थे, तो आपने क्या किया है जो 35 सालों में कुछ नहीं कर सके? अभी वो किस तरह ये दावा कर सकेंगे हम गवर्नमेंट में आएंगे और सब कुछ चेंज कर देंगे? कुछ भी नहीं करेंगे सर। उन्होंने अपनी चोरी बचानी है। और जो अचकजई साहब ने बात की है, मेरे ख्याल में तो मरियम साहबा को उधर ही शटअप कॉल देनी चाहिए थी उनको, लेकिन बहरहाल ये उनका अपना वो है। ये सर एक दफा नहीं हो चुका, कराची में भी जी 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 दफा हो रहा है। और लॉरियों ने मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया जी। फिर उसका आपने देखो जब मियां साहब की तकरीर शुरू हुई ना सर जी, तो ग्राउंड खाली था बिल्कुल। उससे पहले भी ग्राउंड, अभी आजाद जराये के मुताबिक जो मैं सुन रहा था, देख रहा था, उसमें बताया गया 9 से 10 हज़ार लोग थे।
सर 11 पार्टियां इकट्ठी होके 9 से 10 हज़ार लोगों को जमा कर पाती हैं, तो फिर आप खुद अंदाजा कर लें कि अवाम में उनकी वैल्यू क्या रह गई। लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया सर। ये अब कुछ चंद एक मफाद परस्त जो डायरेक्ट इनके साथ इन्वॉल्व हैं, जिनको कोई फायदा हो रहा था, इनसे माली फायदा हो रहा था, या उन्होंने कोई ऐसी करप्शन और कुछ ऐसे काम किए हुए हैं कि उनको पता है, उनको डर है कि अभी ये जो चीज़ ऊपर से शुरू है, ये पहली दफ़ा हुआ है जी पाकिस्तान में कि एहतसाब ऊपर से शुरू है। वरना ये वो लोग थे जो कहते थे कि हम अनटचेबल हैं, हमें कोई नहीं हाथ लगा सकता। ये आपको पता है सर, और वाकई ऐसा ही था। इससे पहले कोई उन पे हाथ नहीं डाल सका, ये पहले ही दफा ऐसा हुआ है। और ये केसेस भी इनके अपने ही तैयार करता थे, अपनी बनाई हुई नैब है, अपना ही बनाया हुआ सारा सिस्टम इनका है। अब उसी शिकंजे में खुद फंस गए हैं और बिलबिला रहे हैं कि जी हमें छुड़ा दो, हमें बचा दो। मांगना तो एनआरओ ही चाह रहे हैं सर, एनआरओ के सिवा उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये सारा प्रेशर वो सिर्फ इसलिए बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं कि किसी तरह खान साहब उनको बिठा लें, उनके साथ बात कर लें। मैं आपको लिख के देता हूं सर जी, मेरे से दर लिखवा लें। अगर कल खान साहब उनको बुला लें और उनके जो मुकदमात हैं उनको फिर वो डिले में डाल दें, उनको कुछ फैसिलिटेट कर दें इस बारे में, तो सारी गवर्नमेंट भी अच्छी हो जाएगी, सारा कुछ ओके हो जाएगा। मेरा अगला सवाल ही यही आपसे आ रहा था कि इस वक्त एनआरओ तो जैसे आपने कहा कि वो अपोजिशन मांग रही है, अपोजिशन ने ये भी कहा था कि हम लाहौर में इस्तीफों का जो ऑप्शन था वो उन्होंने रखा हुआ था कि हम इकट्ठे करके वो भी जो है ना देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो कुछ डिले करके जो जनवरी के आखिर तक या फरवरी के कुछ शायद शुरू तक वो करना चाह रहे हैं। तो एनआरओ और ये चीज़ें सारी डिले करने के साथ कहीं हुकूमत उनके आगे कोई घुटने तो नहीं टेक रही, खान साहब घुटने तो नहीं टेक रहे कि इनको डिले करा के इनके साथ बैठ के कुछ एडजस्ट किया जाए। खान साहब की जहाँ तक बात है ना सर, उन्हें अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी है, और उस बंदे को अल्लाह ताला ने ऐसा बस एक अल्लाह की तरफ से आता है उन पे कि आप उन पे कितना भी कीचड़ उठा लो, कितना भी गंद उछालो, वो जो कपड़े अल्लाह ताला ने उनको पहना दिए सर, उसमें से सारा कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। जब ये उसके ऊपर फेंकते हैं तो वो बिल्कुल फिर नीचे से कपड़े साफ़ सुथरे निकल आते हैं। तो बात ये कि ये इस्तीफों वाला जो ड्रामा ये रचा रहे थे सर जी, उनको कल के जलसे में आइडिया हो गया। उन्होंने देख लिया ना सर, 9-10 हज़ार बंदा, 11 पार्टियाँ, लाहौर उनका अपना शहर सर जी। फिर अगर उधर ये हाल था जलसे का, जो आपने भी देखा, मैंने भी देखा और सारे पाकिस्तान ने देखा, तो आप उनके पास वो क्या ऑप्शन रहा, इस्तीफ़ा दे दें, बड़ी अच्छी बात है। वो तो खान साहब ने पहले कहा था इस्तीफ़ा दें, हम नए इलेक्शन करवा देंगे। तो अब उनको मालूम पड़ गया है कि ये खान साहब इस बात से पीछे नहीं हटेंगे। खान साहब ने कह दिया है मेरी जान चली जाए, गवर्नमेंट तो बहुत छोटी सी चीज़ है ना जी, मेरी जान चली जाए फिर भी मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, और इंशाल्लाह उनको लूटा हुआ माल वापस करना पड़ेगा। अब उनको जो है ना, वो जो उन्होंने मज़े कर लिए, जो उन्होंने इस मुल्क के साथ ज़्यादतियाँ करनी थी वो कर ली इंशाल्लाह। अब इसके बाद उनका टाइम ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं है उनका टाइम इंशाल्लाह। चलिए जी, साथ साथ मेरा सवाल आपसे चलते जाएंगे। अदनान सदीकी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि इस वक्त जैसे बाबर साहब ने कहा कि चाइल्ड एंड मदर हॉस्पिटल यहाँ पे बना है, ज़ाहिर है वहाँ उसका एक जो पंजाब गवर्नमेंट का था एहसन इक़दाम था, उसमें जो यहाँ के हमारे MPA यावर अब्बास बुखारी साहब ने उसमें कोशिश भी की और उसमें कामयाब भी हुए। अल्लाह करे कि वो मज़ीद भी ऐसे मेगा प्रोजेक्ट लेके अटक की आवाम के लिए आगे आएँ। लेकिन हॉस्पिटल तो सर बन गया, हॉस्पिटल बन गया, सहूलियात के लिए वहाँ पे कुछ हो गई हैं, कुछ मज़ीद आ रही हैं, लेकिन हॉस्पिटल बनने के बाद वहाँ पे डॉक्टर के साथ लेबॉर्ट्रीज़ के साथ फिर आगे मेडिसन जो चाहिए होती हैं, वो मेडिसन ख़रीदना गरीब की पहुंच से बाहर है। क्योंकि हॉस्पिटल में तो इस वक्त ये हालत है कि अगर वो 2 मेडिसिन देते हैं और 4 जो है ना वो बाहर मेडिकल स्टोर से लिख देते हैं। अब वो गरीब आदमी डॉक्टर की फ़ीस बचाने के चक्कर में, प्राइवेट डॉक्टर की फ़ीस बचाने के चक्कर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जाता है, लेकिन उसको वहाँ से 100 की 50 रुपए की मेडिसिन मिलती हैं, तो वो तो उसको मिल गई, लेकिन बाहर से उसको 1000 की मेडिसिन लिख के दे दी जाती हैं। तो इसमें सर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को आपके साथ वो तावन करना चाहिए, या इस वक्त कोई ऐसी आपको जो तावन है गवर्नमेंट से नज़र आ रहा है कि मेडिसिन जो है
वो सस्ती हों, क्योंकि मेडिसिन की इस वक्त जो कीमत है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, चाहे वो शुगर की है। शुगर देखें इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई है। आज से कुछ अर्सा पहले उसकी क्या कीमत थी और अब क्या कीमत है, इस हवाले से हुकूमत को जो पंजाब हुकूमत है उसको क्या करना चाहिए? इस सिलसिले में सर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक बात है कि सारी मेडिसिन अवेलेबल मतलब नहीं है, अक्सर मेडिसिन वहाँ से मिल रही हैं। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें मैं अपने डॉक्टर्स को भी मशवरा देना चाहता हूँ कि कुछ कंपनियों की होती हैं, मतलब इसमें मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी हैं, नेशनल कंपनियाँ भी हैं। कुछ इसमें मैं अपने डॉक्टर्स हज़रात को ये मशवरा देना चाहता हूँ, बड़े वो समझदार हैं और लोगों का दर्द रखते हैं दिल में, कि इसमें वो कुछ जो कंपनियाँ उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब उनकी मल्टीनेशनल उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। नेशनल कंपनियां हमारी पाकिस्तानी कंपनियां बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां, उनकी बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड की मेडिसिन है, उनकी थोड़ी सी अगर वो प्रमोट करें, उनको लिखना शुरू करें तो इंशाल्लाह ये चीज़ कंट्रोल हो सकती है और ये ऐसा कोई इशू नहीं है। और इंटरनेशनल और जो नेशनल कंपनीज है इनमें कीमत का कितना तकरीबन फ़र्क आता है? इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जो पुरानी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां उन्होंने अपनी मुनाफले पहले बनाई हुई थी, वो उन्होंने अपनी प्राइसेस अपनी मर्जी से उन्होंने की हुई थी। अब जो है ना गवर्नमेंट ने और मतलब गवर्नमेंट की इसकी एफर्ट से लोकल जो पाकिस्तानी कंपनियां, लोकल तो मैं नहीं कह सकता लेकिन नेशनल कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां पाकिस्तान में मौजूद हैं जो मेडिसिन बनाती हैं और उनकी प्राइसेस इनसे बहुत कम है। तो वो जो है ना लोगों के लिए एक सहूलत भी है और वो उन्हें इस्तेमाल भी करना चाहिए। और अक्सर मेडिसिन होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई होती है मेडिसिन आ रही होती है ख़त्म हो गई, दूसरी आ रही होती है, उसमें हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो रही होती हैं, मेन मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। कुछ चीज़ें नहीं होती, वो मार्केट से वो लोग परचेज़ कर लेते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो मतलब जो होते हैं पेशेंट वो अफोर्डिंग होते हैं, वो कर लेते हैं उसमें, और कुछ उसमें भी हो जाती हैं, अवेलेबल होती हैं, ऐसा इशू नहीं होता। बाकी मैं गवर्नमेंट से एक प्राइसेस के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, उसमें मैं गवर्नमेंट को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि पिछले इतने सालों से गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर किसी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी कि जो हमारा मेडिसिन यहाँ पे जितनी कंपनियाँ ना वो एक मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, पैकिंग कंपनियाँ हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। रॉ मटेरियल सारा बाहर से आता है, कोई चाइना से आता है, कोई इंडिया से आता है, वहाँ से मुख्तलिफ ममालिक से आता है। वो यहाँ पे आके उनको सिर्फ पैक किया जाता है और आवाम में सर्व कर दिया जाता है, मार्केट में आ जाती है। इसमें मैं गवर्नमेंट को ये मशवरा देना चाहता हूँ, अपने जो लीडरान को और गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटीज़ को जो इसमें सेहत के महकमा सेहत के हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि रॉ मटेरियल पाकिस्तान के अंदर से प्रोड्यूस हो। जब बाहर से नहीं आएगा तो वो हमें, क्योंकि उसकी कीमत डॉलरों में पे करनी पड़ती है, ठीक है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, ट्रैवलिंग होती है, आना होता है, उसमें शिपमेंट ये वो टैक्सेस मिला के वो बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। और फिर मल्टीनेशनल अपनी कंपनी मल्टीनेशनल ने एक अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि उन्होंने आम उससे रूटीन से हट के उन्होंने ज़्यादा मांग रहे होते हैं, रेट मांग रहे होते हैं, और बाद वो ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, स्टॉक भी शॉर्ट कर लेते हैं। उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल कंपनियों को प्रमोट तो कर रही है, वो आ रही है, उनका स्टॉक भी आ रहा है। काफ़ी चीज़ों की शुरू में प्राइसेस ज़्यादा थी, हम उनकी बहुत ज़्यादा कम भी हुई हैं बीच में प्राइसेस। और मैं गवर्नमेंट को ये मशवरा दे रहा हूँ, जब ये पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री आ जाएगी, पाकिस्तान का ही मटीरियल होगा, यहाँ भी होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेंगे, यहीं से प्रोड्यूस होंगी, फिर यहीं पे पैकिंग होगी, तो इसमें ये चीज़ें बहुत इसकी प्राइसेस कम आ जाएंगी। और ये लोगों की एक तो इससे मतलब बेरोज़गारी ख़त्म होगी, 2 नंबर पे बाहर में जो हमारी करेंसी जो डॉलर्स की शक्ल में बाहर ममालिक में चली जाती है, वो उसको गवर्नमेंट इसको पाकिस्तान के अंदर ही पैदा करे। रॉ मटेरियल जितना भी है पाकिस्तान के अंदर वो एक पूरी एक इंडस्ट्री बन जाएगी, इंडस्ट्री बन नेशनल लेवल की इंडस्ट्री जब बनेगी तो उसमें इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब सस्ती भी होंगी, सरे मुकाबला भी हमारा बचेगा, काफ़ी चीज़ें इसमें आपकी बात बड़ी अच्छी है। अब मेरा इसी हवाले से एक चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी देखना होता है हमने साथ साथ, तो यही एक सवाल लेके मैं काजी साहब के पास जाता हूँ, काजी बाबा साहब के,
कि काजी बाबर साहब, जैसे अदनान सिद्दीकी साहब ने कहा कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, अच्छी बात है आवाम के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट होती ही आवाम के लिए है और करना भी चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हवाले से मैं आपसे, मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे जो इस वक्त टेस्ट हो रहे हैं, एक पेशेंट जाता है, उसको टेस्ट लिख के दे दिए जाते हैं, तो यहाँ पे पहले एक बड़ी अच्छी लेबॉर्ट्री बनी हुई थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब जो वो टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, वो फीस लेके हो रहे हैं। एक बंदे के पास गरीब आदमी जिसकी पहुँच है ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक है, तो जब वो वहाँ जाता है तो उसको डॉक्टर ने टेस्ट इतने लिख के दिए होते हैं, शायद वो ज़रूरी होंगे उसकी सेहत के लिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, ज़रूरी होते होंगे टेस्ट, अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो वो ज़रूरी होंगे, लेकिन वो उनकी पेमेंट ली जाती है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट इन जो टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, उनकी फीस को क्यों नहीं ख़त्म कर रही? अच्छा, ऐसा वैसा है ना, ये गरीब आदमी की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये जो प्रोग्राम शुरू किए गए ना, सेहत इंसाफ कार्ड, तो इसका मकसद यही था बेसिकली। अब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, इवन कि आप किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में जाएं, तो आपको 7.5 लाख रुपए का कार्ड अब हर गरीब को दिए गए, और इंशाल्लाह 2021 में अप्रैल तक जो कोशिश की जा रही है, वो तकरीबन पूरे पंजाब को वो हेल्थ कार्ड जो वो तकसीम कर दिया जाएगा, जिस तरह KPK में। तो ये गरीब आदमी का एहसास ही है कि उसकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि सबसे जो दुश्वार मरहला होता है किसी भी आदमी के लिए, जब उसके घर में कोई बीमारी आ जाए सर, तो उस वक्त उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी 2 टाइम की रोटी तो अल्लाह ताला का वादा है और वो पूरा कर ही लेता है बंदा किसी न किसी तरह, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम उस वक्त उस बंदे को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है जब उसके घर में कोई बीमारी इस तरह का इशू आ जाए, तो फिर उसको अपना घर और कर्ज और सारा कुछ करना पड़ता है। तो उसी चीज़ को गवर्नमेंट ने मद्देनज़र रखते हुए जो है ना, ये एहसास प्रोग्राम शुरू किया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में आप देखेंगे तकरीबन तमाम ही पंजाब को ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, वहाँ उसको चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे सर। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर हर घराने को एक एक कार्ड मिलेगा? जी, हर घराने को इंशाल्लाह एक एक कार्ड मिलेगा सर। बड़ी अच्छी बात है जी, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करें, अल्लाह आमीन। क्योंकि ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि 7 लाख या 7.5 लाख या 7,20,000 का, वो ये डबल भी हो सकते हैं ना सर, वो इस तरह की बीमारी है जब डॉक्टर रिकमेंड करेगा, खत्म हो गया उसकी अमाउंट खत्म हो गया, तो वो जैसे रिचार्ज जी उसमें कहते हैं कि वो डबल भी हो जाएगा। इंशाअल्लाह इसमें आपको कामयाबी दे, अल्लाह आमीन। सब जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, पंजाब हुकूमत के लिए, अपनी फेडरल हुकूमत के लिए भी दुआ करें कि ऐसे इकदाम किए जाए। तो इस वक्त एक सॉन्ग हिकमत खान अमान साहब से मज़ीद सुनते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो साथ साथ वाइंड अप की तरफ जाएगा। तो जी हिकमत अमान साहब, हमें अगला सॉन्ग इस वक्त आप कौन सा सुना रहे हैं? मैं जनाब काजी बाबर साहब और जनाब अदनान सिद्दीकी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और नाविक न्यूज़ के प्रोग्राम फन टाइम टॉक शो की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म है, तो यहाँ पे भी गुलकारों को आना चाहिए। माशाल्लाह आज मैंने यहाँ जो प्रोग्राम किया इंशाल्लाह बहुत मज़ा आया। थैंक यू। तन्हाइयां मेरे ना कर दे, मत हरफ आवे तेरी इज्जत उते, रुसवाइयां मेरे ना कर दे। हमवार जमीन दा तू मालिक,
ते सब खाया में देना कर दे जिथे नसीर दुख ही दुख हो ते ओ झाया में देना कर दे। ये दुनिया चांजी है वे असा तेरे दुश्मन सयो पर अटक तसांझिए वे असा तेरे दुश्मन सही पर अटक तसांझिए ना मुकद्दरां दी खेड ना चक्कर नसीबां दा नोटा वाले है नोटा वाले घिन गए सजन गरीबां दा नोटा वाले घिन गए सजन गरीबां दा नाम कदरां दी खेड ना चक्कर नसीबां दा नोटा वाले घिन गए सजन गरीबां दा नोटा वाले घिन गए सजन गरीबां दा।
सुना, कैसा दूसरा सॉन्ग था हिकमत खान अमान साहब का, तो कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त जी। हिकमत साहब मैंने आपको पहले कहा है जी, वो स्टार है हमारे इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे जी। इनकी आवाज़ में जो दर्द है वो बहुत कम लोगों में होता है, और अताउल्लाह ईशा खिलवी के बाद यही हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। बहुत अच्छे हमारे अटक के लिए हमारा फख्र है जी, बेशक बेशक। अमान साहब। तो अदनान सदीकी साहब, ये सॉन्ग सुना है आपने, तो कैसा लगा ये फन टाइम टॉक शो, और साथ साथ ये एक जो सॉन्ग का एक सिस्टम शुरू किया गया अटक में, फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह नावक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम ये कर रहे हैं फन टाइम टॉक शो, तो ये आपको कैसा लगा और इसके बारे में क्या कमेंट्स हैं आपको? ये सब मैं तो पहले भी आपकी तारीफ कर चुका हूँ प्रोग्राम की, कि ये अटक में सबसे पहला आपका चैनल है जिसने ये टॉक शो वाला सिलसिला अटक में शुरू किया है, और अटक के मसाइल जिसमें डिस्कस किए जाते हैं। फिर अटक के यहाँ पे जितने वर्कर्स हैं जो अपने मतलब तौर पर काम कर रहे हैं, या यूनियन लेवल पे या तंजीमी लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका अब वो निकल के ना बाहर आ रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है इस तरह। और इसी तरह जो हमारे जो फनकार हैं यहाँ के अटक के, वो हमारे फनकार माशाल्लाह जो है ना, जिस तरह हिकमत अमान साहब हैं, ये जो है ना एक किस्म के हमारे इंटरनेशनल किस्म के जो फनकार हैं। ये आपके चैनल से इंशाल्लाह इनको बहुत ज़्यादा तरक्की भी मिलेगी, और इनका पूरे एक नाम भी पैदा होता है। और ये उभर के, और इस तरह जो चैनल्स में इनको बुलाना, लोकल फनकारों को करने से ना ये हमारा टैलेंट निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। मैं पहले भी आपकी इस प्रोग्राम की और आपकी काविश की पहले भी तारीफ कर चुका हूँ, और दिल से मैं समझता हूँ कि, और कदर भी करता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त, और इससे सारी चीज़ें बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो रही हैं। थैंक यू जी। अदनान सदीकी साहब, हम सारे अटक के लोग हैं, भाई हैं, हमारे भाईचारा है, फैमिली वाला सिस्टम है, आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, और जब लड़ झगड़ के अपने घर जाके बैठते हैं तो फिर हमें एक दूसरे पे वही प्यार आता है, जैसे एक बचपन गुजरा हो बंदे का, वही चीज़ें इंशाल्लाह हमारे अंदर इंशाल्लाह ये जो एक रवायात हैं इंशाल्लाह उसको बरकरार भी रखेंगे, और सब दोस्तों को, भाइयों को साथ लेके चलेंगे। एक इस वक्त मेरा जो सवाल है वो काजी बाबर साहब से है कि काजी बाबर साहब, आप माशाल्लाह जिस तरह आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने ये स्टेप उठाए हैं, अल्लाह करे कि वो इसमें कामयाब भी हो, हमारी दुआ है अल्लाह उनको कामयाब करे। और इस वक्त जो आप शहर के अंदर एक पोजीशन देख रहे हैं, जैसे कोरोना की एक मूजी वबा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस पे काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने कंट्रोल किया, बल्कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम है कि यहाँ पे ये जितने केसेस थे बहुत दूसरे ममालिक, यूरोप ममालिक हो गए, मिडिल ईस्ट, उनसे कम हुए। लेकिन इसके साथ साथ एक और इशू जो है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अटक के अंदर जैसे कुछ रेडी पान है या ताजर तबका है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि महंगी ठीक है ज़रूर होंगी, मैं ये नहीं कहता कि महंगी नहीं होंगी, महंगी ज़रूर है, लेकिन उसको कंट्रोल करना वो हुकूमत का काम है, और उनको करना चाहिए कि वो एक चीज़ अगर जैसे चीनी की शॉर्टेज थी, अभी वो 102, 3, 4, 5 रुपये तक चली गई किलो के हिसाब से, लेकिन अब कुछ दिनों के कुछ टाइम के बाद वो तकरीबन 85, 82, 81 तक शायद अब चल रही है। लेकिन इसको मज़ीद भी नीचे आना चाहिए। नीचे आने के साथ साथ जो चीनी इस वक्त 85 की मिल रही है वो उस स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही जो वो मिलनी चाहिए, बिल्कुल बारीक चीनी है, जो पहले चीनी थी उस तरह की नहीं आ रही। तो ऐसी चीज़ें, इसके साथ साथ दालें हैं और ज़रूरियात है जो रोज़मर्रा की हैं, तो उसमें कुछ अगर कमी होगी तो वो गरीब आदमी तक रिलीफ पहुँचेगा और उसकी दुआएं मज़ीद आपके लिए बढ़ेंगी।
भाई साहब आपकी बात बिल्कुल बजा है, और ये महंगाई वाला एक इशू ऐसा है कि ये बड़ा टची सा है, इसमें ज़्यादा बात करना भी वो बड़ा अजीब सा लगता है अगर इसकी वो मिसालें देनी शुरू कर दें। देखें, ये एक नेचुरल प्रोसेस है सर। चीज़ें वक्त के साथ साथ कीमतों में तब्दीली आती है, बढ़ती हैं। अगर आप पूरी हिस्ट्री देख लें, पीछे चले जाएं 10 साल 15 साल 20 साल पीछे जाएं, तो वो चीज़ें का रेट कल कुछ और था, आज कुछ और हो गया है। तो जिस तरह इंसान जिद्दत पसंद हो रहा है, आगे जा रहा है, वो अपने ऊपर ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेल करना चाहता है, तो फिर उसकी कोई कीमत भी अदा करनी पड़ती है। क्योंकि बाकी सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। चीनी की प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंट्रोल्ड है, आटे की प्राइस कंट्रोल हो गई, इंशाल्लाह बाकी मामलात को भी देखा जा रहा है, और इंशाल्लाह महंगाई को मैक्सिमम हद तक जो, लेकिन मेरा इसमें एक अपना नज़रिया है सर जी, और मेरे ख्याल में ये थॉट मैंने जो ली है वो भी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से ली है। उनका कहना ये है, या मैंने जब उनकी स्पीचेस वगैरह सुनी है तो उसमें वो ये अक्सर जिक्र करते हैं कि हमें पॉलिसीज़ और हमें ये चीज़ बनानी चाहिए, सोचनी चाहिए कि हम किस तरह लोगों की इनकम बढ़ा सकें। अब ये चीज़ें, वो टाइम गुजर गया, वो दौर गुजर गया कि आप कहें कि हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए, कम करो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग अब आदी हो चुके हैं, और होना भी चाहिए, और वो तमाम उन चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं जो अब इसी सदी में मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की अब यही कोशिश है, और हम लोगों को भी इस बात पर जोर देना चाहिए कि किसी तरीके से गरीब आदमी की इनकम को बढ़ाया जाए, मज़ीद जनरेट किए जाए उनके पैसे को, ताकि वो तमाम फैसिलिटीज़ अवेल कर सकें जो किसी और आदमी को हासिल हैं, जो बेहतर इनकम कर रहे हैं उसको हासिल हैं, तो वो इसको भी हासिल होनी चाहिए। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह यही है कि हम इंडस्ट्री को ला रहे हैं। अभी इंडस्ट्री को फैसलाबाद में मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, सियालकोट का जिक्र किया, वहाँ पे खड़ी की जा रही है, खड़ी हो चुकी है, स्किल्ड लेबर मिल नहीं रही है। इसी तरह अभी एक मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली कंपनी इस्लामाबाद में एक अपना लगा रहे हैं वो प्लांट, गालबन कुछ दिन पहले की खबर है इंशाल्लाह, तो वो भी बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के कई और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है उसको भी उठाने की कोशिश की जा रही है। तो इंशाल्लाह फिर लोगों की इनकम जब बढ़ जाएगी तो फिर ये आपको महंगाई इंशाल्लाह नज़र नहीं आएगी। चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी बहुत शॉर्ट है, बड़े सवालात थे काजी साहब से करने थे, चूँकि टाइम की शॉर्टेज है, तो वाइंड अप की तरफ मैं जाता हूँ। अदनान सिद्दीकी साहब, आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पंजाब गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अटक जो है उसको आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं हेल्थ के हवाले से, क्योंकि आप इस चीज़ से रिलेटेड हैं कि ये पंजाब हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट हुकूमत को इस वक्त यहाँ पे क्या इक़दाम करने चाहिए कि गरीब आदमी अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे उसको बीमारी लग जाए तो वो जो मेडिसन है उसकी पहुंच में हो, वो ख़रीद सके और अपना इलाज भी जारी रख सके। भाई साहब, इस सिलसिले में मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका था, बताया भी है पहले, मैं गवर्नमेंट से मैं दोबारा अपील करता हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री, मैंने एक बात कि हमारा ही मटेरियल बाद माशाल्लाह हमारा जो पाकिस्तान है इसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो, यहाँ से मेडिसिन ना बन सकें। हमारा ही बात चीज़ें ऐसी हैं जो रॉ मटेरियल शक्ल में होती हैं, वो बाहर ममालिक में जाती हैं, फिर वो उनको एक प्रोसेस करके फिर हमें ही भेज देते हैं, फिर हम उसी चीज़ को महंगा करके डॉलर्स में ख़रीद रहे होते हैं। मैं गवर्नमेंट को अब दोबारा यही अपील करता हूँ कि इसमें जो है ना, वो इस पर एक तो जो रॉ मटेरियल मेडिसिन का तैयार होता है पाकिस्तान के अंदर, इंडस्ट्रियाँ वो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ या नेशनल कंपनियाँ अच्छी हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, उनको इस चीज़ का पाबंद किया जाए कि वो अपना रॉ मटेरियल पाकिस्तान के अंदर से प्रोड्यूस करें, यहीं पे बनाएं और उसको लोगों में तकसीम करें, मतलब सर्व करें इसको। और दूसरा, इससे प्राइसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे, लोगों के लिए इससे सहूलत होगा, रोज़गार पैदा होगा, सारी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। बाकी अब जो इसमें है कोरोना के हवाले से या इसकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं दूसरा कहना चाहता हूँ, आवाम से भी अपनी कहना चाहता हूँ, अटक की आवाम से, बल्कि तमाम अपने मुल्क की आवाम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें आप जो है ना मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। इससे जो है ना आप कंट्रोल करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, जो इससे मुतालिक जो है सोशल डिस्टेंस हो गया वो उसको अडॉप्ट करें, और जितनी हिफाजती इक़दाम हैं उनके ऊपर सख्ती से इस पर अमल करें।
इस बीमारी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम कंट्रोल ना कर सकें। और भी बीमारियां हैं इस तरह हमारे, और भी मतलब माशरे में होती हैं बीमारियां, उस तरह ये एक बीमारी है। इसको हम पहले तो बहुत ज़्यादा खून हो रहा था, इसमें हालांकि डेथ रेट जो है ना 2% है, इसमें बहुत कम है, लेकिन इसका खौफ पैदा हो चुका है। इसको हमने इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है, ठीक है। इससे हम इसी सूरत में कंट्रोल कर सकते हैं कि हम ये एहतियाती तदाबीर जितनी भी हैं वो इस्तेमाल करें और इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ पे कंट्रोल ना किया जा सके। जो अल्लाह ताला ने एक अगर कोई चीज़ आती है, बीमारी होती है, तो साथ उसकी शफा भी होती है, ठीक है। और इसके इंशाल्लाह हम इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको कंट्रोल ना किया जा सके। बस ये है कि तमाम लोग, तमाम माशरा इसके ऊपर तो अच्छे तरीके से जो जितनी एहतियात बताई गई हैं, हिदायत वगैरह हैं, इसके ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह ये बेहतरी हो जाएगी। इससे माशरे में मेडिसिन भी आपको कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी और इसमें बीमारी पर भी काबू पाया जा सकता है। जी काजी बाबर साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि इस वक्त कोरोना SOPs के हवाले से हमारी अटक की आवाम को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जो हमारा एक नावत न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है, जो फन टाइम टॉक शो हमारा है, उसमें आज आप मौजूद हैं। अटक की आवाम को क्या पैगाम देंगे कि वो इस वूजी वबा से बच सकें? अच्छा इससे पहले तो सबसे पहले अल्लाह ताला का इस मुल्क पे बड़ा एहसान हुआ। इतनी बड़ी वबा आई और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, उनकी इकॉनमी तबाह हुई, उनका जानी माली हर किस्म का नुकसान हुआ। अल्लाह ताला ने हम पे अपना खुसूसी करम किया और साथ में हमारी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी कि हमारा नुकसान कम से कम हुआ है और इंशाअल्लाह ये दूसरी वेव में भी हम इसी तरह बआसानी से निकल जाएंगे। अटक के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाशऊर हैं जी, और रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों से मुलाकात होती है। लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अवेयरनेस है। मास्क सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और जो 6 फुट का फासला बताया गया है वो कोशिश की जा रही है कि उसको मेंटेन किया जाए। तो यही गुजारिश है सब लोगों से कि आप फजूल से घर से बाहर ना निकलें और एहतियाती तदाबीर जो गवर्नमेंट की तरफ से बताई जा रही हैं उन पर पूरा अमल करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, शफा देगा सबको। जो कोई बीमार है उसको भी शफा मिलेगी और बाकी लोग एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें तो इंशाल्लाह ये बीमारी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हमारा अल्लाह पे ईमान बड़ा ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही हमारी हिफाजत करने वाले हैं और वही हमारी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। तो मैं इस वक्त मेरे जो स्टूडियो में मेहमान हैं काजी बाबर साहब रहनुमा PTI और उनके साथ अदनान सदीकी साहब, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट अटक के, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो मेरे प्रोग्राम में आए और मुझे जो सवालात थे उनका जवाब दिया बड़े अच्छे तरीके से। लास्ट मेरा जो प्रोग्राम वाइंड अप करने का एक है वो यही है कि आखिर में मैं अपने मेहमानों की तरफ से, अपनी तरफ से और इस नावक न्यूज़ के जितने स्टूडियो के जो टेक्निकल स्टाफ है या बाकी लोग हैं उनकी तरफ से, अगर कोई किसी किस्म की भी आप लोगों की या किसी शख्स की भी दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए मेहमानों की तरफ से भी अपनी तरफ से भी माजरत खवाऊँ और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम नेक्स्ट संडे को भी इंशाअल्लाह इसी तरह बैठ के आपके साथ गुफ्तगू भी जारी रहेगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। इजाज़त के बाद आखिरी जो हमारा एक आइटम होता है सॉन्ग्स का, वो इरफान खान अमान से सुनेंगे। वो सॉन्ग तो चलता रहेगा लेकिन हम उस वक्त आपसे जो इजाज़त लेके सॉन्ग सुन रहे होंगे, इंशाअल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। जदा चढ़ी गई तपी मुड़ी छोड़ सा
उसे जाते बोतल तोड़े सा फिलहाल असा को तकलीफ दे देना असा पी के ते घर तक ठीक में नहीं असा पी के ते घर ठीक में नहीं जरा चढ़ी गई तपी मरी छोड़ सा उसे जाते बोतिया तोड़ सा फिलहाल असा को तकलीफ दे देना असा पी के ते घर ठीक में नहीं असा पी के ते घर ठीक में नहीं ठीक में